जय हिंद। मैं गुलशन पांडे क्राइम वॉल्ट में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज जो कहानी मैं आपके लिए लेके आया हूं, यह है एक बहुत ही खूबसूरत मॉडल के मर्डर की कहानी। दिव्या पाहुजा। दिव्या पाहुजा का जन्म एक बहुत ही साधारण परिवार में हुआ था। खूबसूरत तो वो थी ही, मॉडलिंग का उसे शौक था। वो बहुत जल्द बहुत सारा पैसा कमाना चाहती थी और बहुत बड़ी मॉडल बनना चाहती थी, और इस सब के लिए उसने एक शॉर्टकट का इस्तेमाल किया जो उसकी मौत का कारण बना। जैसा कि मैंने बताया, दिव्या पाहुजा एक बहुत ही साधारण परिवार की बच्ची थी। बचपन से ही उसे एंकरिंग करने का शौक हुआ। जब भी वो शीशे के सामने जाती थी, हाथ में कंघी लेके, जैसे एंकर करते हैं उस तरीके से बोलती थी, बहुत सारी प्रैक्टिस किया करती थी। जैसे जैसे वो थोड़ी बड़ी हुई तो उसको आसपास की जो बर्थडे पार्टीज हैं, दोस्तों की बर्थडे पार्टीज हैं, उसमें एंकरिंग करने का मौका मिलने लगा, और इस तरीके से वो खुलती चली गई। और फिर उसे किसी ने कहा कि वो बहुत सुंदर है, लंबी है, तो उसको मॉडलिंग में भी अपनी किस्मत आजमानी चाहिए। दिव्या पाहुजा जो एक बहुत बड़ी मॉडल बनना चाहती थी, जो उसका सपना था, तो उसने छोटे छोटे मॉडलिंग शोज में पार्टिसिपेट करना शुरू किया। और इसी दौरान उसकी मुलाकात हुई मनीष नाम के एक आदमी से, जो गुरुग्राम में एक होटल चलाता था और वो गैंगस्टर्स के साथ भी जुड़ा हुआ था। मनीष का दोस्त था संदीप, एक बहुत बड़ा गैंगस्टर। गुड़गांव में नामी बदमाश था ये, पुलिस का मोस्ट वांटेड था। 1 लाख रुपए का उसके ऊपर इनाम था। 40 से ज्यादा उस पर मुकदमे थे, मर्डर के, रंगदारी के, किडनैपिंग के। लेकिन संदीप का जो पैटर्न था, गुनाह करने के बाद वो गुरुग्राम को छोड़कर कहीं दूर चला जाया करता था। मसलन मुंबई, पूना, हरियाणा, हिमाचल, कहीं भी जाकर वो छुप जाया करता था। और जब सब मामला ठंडा हो जाया करता था तो वो फिर गुरुग्राम आ जाया करता था। मनीष ने संदीप से दिव्या की मुलाकात करवाई, दोनों की दोस्ती हुई। दोस्ती बहुत गहरी होती चली गई। संदीप दिव्या की पैसे से भी मदद करता था, और उसके जो मॉडलिंग के शोज होते थे, फैशन शोज होते थे, उनको भी स्पॉन्सर कर दिया करता था। लेकिन बाद में ये पता चला कि दिव्या की जो संदीप से दोस्ती हुई, वो पुलिस की तरफ से प्लान थी। संदीप का एक राइवल गैंग का मनोज गुजर नाम का एक और गैंगस्टर था, जिसने पुलिस को बताया कि संदीप की दोस्ती दिव्या पाहुजा से है, जो एक मॉडल है, और दिव्या संदीप के बारे में सब कुछ जानती है। तो पुलिस ने दिव्या से कांटेक्ट किया। पुलिस ने दिव्या को डराया कि वो एक गैंगस्टर की दोस्त है, हमारे लिए मतलब पुलिस के लिए वो भी गैंगस्टर के गुनाहों की शरीक है, उसकी साथी है, तो बराबर की सजा की हकदार बन जाती है। दिव्या डर गई, इसलिए वो पुलिस की मुखबर बनी और उसने पुलिस की हेल्प की संदीप को पकड़वाने में। जो काम गुरुग्राम पुलिस पिछले 3 साल से नहीं कर पाई थी, दिव्या ने मात्र 3 महीने में कर दिया। हुआ यूं कि दिव्या ने संदीप से कहा कि यहां थोड़ा पुलिस की सरगर्मी ज्यादा है, तुम मुंबई में जाओ और उसी होटल में ठहरो जहां तुम ठहरते हो। 2 दिन के बाद मैं भी आ जाऊंगी। जब यहाँ सब कुछ ठीक हो जाएगा तो फिर हम वापस यहाँ आएंगे। लेकिन तुम मुंबई अपने हथियार बिल्कुल मत लेके जाना, कहीं चेकिंग हो गई तो पकड़े जाने का खतरा है। ऐसा ही किया, संदीप मुंबई चला गया। वादे के मुताबिक 2 दिन बाद दिव्या भी मुंबई में आ गई। ये बात है सन 2016 की, जब दिव्या की उम्र थी मात्र 20 साल। फिर प्लान के मुताबिक हरियाणा पुलिस अपराधी मनोज गुर्जर को साथ लेकर मुंबई के उस होटल में पहुंची। रूम नंबर 107 का दरवाजा खुलवाया गया और ताबड़तोड़ गोलियां चलाकर संदीप का एनकाउंटर कर दिया गया। जब ये एनकाउंटर हो रहा था, उस वक्त दिव्या बाथरूम में थी। शायद ये भी उनके प्लान का एक हिस्सा था। गोलियों की आवाज सुनकर होटल की रिसेप्शन पे ये महसूस हुआ कि शायद ये एक गैंग वॉर है, और होटल के रिसेप्शन से मुंबई पुलिस को फोन कर दिया गया और पुलिस होटल में पहुंची। तब उन्होंने हरियाणा पुलिस को अरेस्ट कर लिया। तब तक मुंबई पुलिस को यह नहीं पता था कि ये हरियाणा पुलिस के ही जवान हैं। लेकिन मुंबई पुलिस ने इस एनकाउंटर को एक कत्ल साबित कर दिया, क्योंकि सीसीटीवी फुटेज में संदीप की जेब में हरियाणा पुलिस का पिस्तौल रखते हुए रिकॉर्ड हो चुका था। क्योंकि एक गैंगस्टर के साथ दिव्या 2 दिन से वहां थी, इसलिए दिव्या को भी इस अपराध में बराबर का शरीक माना गया और उसे 7 साल की कैद हो गई। दोस्तों, जेल को सुधार गृह बोला जाता है। मतलब एक ऐसी जगह जहां पे रह के आप अपनी बुराइयों का, अपने गुनाहों का आंकलन करें और आपको पछतावा हो, क्योंकि आप
जेल की चार दीवारी में कैद हैं, बाकी दुनिया से अलग हैं, और जब आप वहाँ से बाहर निकलें तो वो गुनाह तो बिल्कुल ना करें जिनकी वजह से आपको जेल हुई थी। लेकिन दिव्या के साथ ये नहीं हुआ। उसे वही सफलता का शॉर्टकट चाहिए था, उसे वही इजी मनी चाहिए थी। जेल से बाहर आने के बाद दिव्या की दोस्ती हुई अभिजीत से, जिनकी उम्र थी 56 साल। मतलब दिव्या 28 साल की और अभिजीत 56 साल के। और इसी अभिजीत ने दिव्या को गोली मार दी थी। गोली मारने की वजह थी कि दिव्या जब अभिजीत की दोस्ती में आई, उनके रिलेशन गहरे होते चले गए, तो इसी बीच दिव्या ने कुछ आपत्तिजनक वीडियोस अभिजीत के साथ बनाए, कुछ फोटोग्राफ्स खींच लीं, और उनके एवज में वो अभिजीत को ब्लैकमेल करने लगी, उससे पैसे की डिमांड करने लगी। दिव्या की डिमांड दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। अभिजीत ने उसे बहुत बार समझाया कि वो ये ना करे और वीडियो और फोटोग्राफ्स डिलीट कर दे, लेकिन दिव्या मानने के लिए तैयार नहीं थी। तो ये घटना है 2 जनवरी 2024 की। ये केस जहाँ से शुरू हुआ, जहाँ से दिव्या की पूरी कहानी खुलती है। 2 जनवरी 2024 को अभिजीत दिव्या के साथ रूम नंबर 111 में था। वैसे क्योंकि ये होटल अभिजीत का ही था, लेकिन उसने 20-25 दिन पहले ही लीज पे दिया था एक अनूप नाम के आदमी को। तो 2 जनवरी की रात को अभिजीत रिसेप्शन पे आए और उन्होंने रिसेप्शनिस्ट से कहा कि ऊपर रूम में एक लाश पड़ी है लड़की की, पुलिस को फ़ोन कर दो। और ये कह के वो वापस रूम में चले गए। अब वो रिसेप्शन पे जो आदमी बैठा था वो घबरा गया। उसने अनूप को फ़ोन किया जिसने ये होटल लीज पे लिया था। अनूप भी दौड़ते हुए होटल में आया, उसने घटना सुनी और उसने पुलिस को फ़ोन किया। गुड़गांव पुलिस की एक टीम होटल में आई। रिसेप्शन पे 2-3 लोग जो खड़े थे उनको लेकर वो रूम नंबर 114 में गई, क्योंकि ये रूम नंबर 114 अभिजीत के लिए हमेशा के लिए रूम था। मतलब उसका खुद का रूम था, पर्सनल रूम था, वो किसी और को अलॉट किया ही नहीं जाता था। तो पुलिस रूम नंबर 114 में गई, रूम को खुलवाया गया, लेकिन रूम के अंदर की स्थिति देखकर कुछ ऐसा लग ही नहीं रहा था कि इसमें कोई आया भी है। वो बेडशीट वगैरह सब कुछ व्यवस्थित था। वहाँ लाश तो क्या, कहीं कुछ ऐसा निशान भी नहीं था कि किसी की हाथापाई हुई। पुलिस ने बेड के नीचे देखा, बाथरूम में देखा, जो छोटा कबर्ड होता है उसमें देखा, कहीं कुछ भी नहीं था। पुलिस हैरान हो गई, वापस रिसेप्शन पे आए। फिर उन्होंने कहा कि ऐसा क्यों किया आप लोगों ने, ये फेक कॉल क्यों किया पुलिस को डिस्टर्ब करने के लिए। तो फिर रिसेप्शन वाले लड़के ने बताया कि नहीं, वो अभिजीत जी आए थे, लेकिन वो बहुत नशे में थे, क्योंकि अभिजीत शराब तो पीता ही था, साथ में कोकेन का नशा भी किया करता था। उस वक्त वो बहुत ज़्यादा नशे के प्रभाव में था। तो पुलिस को लगा शायद वो नशे में उसने यूं ही बोल दिया है, कोई लाश वाश नहीं है। तो पुलिस ने पूछा कि अभिजीत इस वक्त कहाँ है। तो रिसेप्शन वाले इंसान ने बताया कि वो 111 नंबर रूम में है, शायद सो रहे होंगे। पुलिस ने उनको वार्निंग दी कि दोबारा इस तरह का कॉल ना करें और कहकर वहाँ से चली गई। दोस्तों, 3 रूम छोड़कर ये रूम नंबर 111 था। अगर पुलिस उसी वक्त 111 नंबर रूम को खुलवा लेती तो उसको वहाँ लाश भी मिलती, अभिजीत भी मिलता, लेकिन पुलिस ने ऐसा नहीं किया। यही छोटी सी लापरवाही की वजह से दिव्या की लाश 11 दिन के बाद पुलिस को मिली थी। हुआ यूं कि अभिजीत दोबारा नीचे आया। उसने होटल के 2 कर्मचारियों को, एक का नाम था हेमराज और दूसरे का नाम था ओम प्रकाश। हेमराज की उम्र थी मात्र 28 साल और ओम प्रकाश थे 23 साल के। तो इन दोनों की मदद से लाश को होटल से बाहर निकलवाया। बाहर अभिजीत की BMW कार खड़ी थी, जिसमें उस लाश को रख दिया गया। और फिर अभिजीत ने 2 लोगों को फ़ोन किया। एक का नाम था बलराज गिल और दूसरा था रवि बंगा। इन दोनों को 10 लाख रुपए दिए, अपनी BMW दी और कहा कि इस लाश को ठिकाने लगा दो। एक बात समझ में नहीं आ रही थी, जब अभिजीत ने खुद रिसेप्शन पे आके कहा कि ऊपर रूम में एक लड़की की लाश है, तो फिर उसने लाश को ठिकाने क्यों लगाया। खैर, दिव्या के माँ बाप बहुत चिंतित थे, क्योंकि वो 31 दिसंबर को घर से निकली थी कि नए साल की पार्टी के लिए जा रही हूँ, तो देर रात को वो घर वापस आ गई थी। लेकिन 1 जनवरी को वो एक बार फिर से घर से निकली कि आज भी पार्टी है ऐसा बोलकर, लेकिन अब वो घर वापस नहीं आई थी। 2 जनवरी की रात गुजर चुकी थी। घर वालों को बहुत टेंशन हुई। तो उन्हें पता था कि दिव्या का दोस्त है अभिजीत, जिसका ये सिटी पॉइंट होटल है गुड़गांव में। तो ये घर वाले उस होटल पे पहुंचे।
रिसेप्शन पे जाके उन्होंने कहा कि हमारी बेटी यहाँ आई थी तो हम उससे मिलना चाहते हैं, लेकिन रिसेप्शन पे उन्हें ये कह दिया गया कि दिव्या यहाँ नहीं आई। लेकिन घर वाले मानने के लिए तैयार नहीं थे। उनको चिंता थी क्योंकि दिव्या का फ़ोन भी नहीं लग रहा था। तो उन्होंने कहा नहीं, हमें उससे मिलना है, हमें अभिजीत का बताओ वो कहाँ है। तो होटल वालों ने उसके बारे में भी बताने से इनकार कर दिया। अब घर वाले कहते हैं अच्छा अगर वो यहाँ नहीं आई तो हमें सीसीटीवी फुटेज दिखाओ, जिसके लिए होटल के रिसेप्शन पर लोगों ने सिरे से इनकार कर दिया, क्योंकि उनको ऐसा कोई अधिकार नहीं था कि किसी को भी वो होटल की सीसीटीवी फुटेज दिखाएं। अब घर वाले बहुत ही परेशान थे। वो पुलिस स्टेशन गए और पुलिस स्टेशन में जाके उन्होंने कहा कि हमारी लड़की कल से घर नहीं आई है, उसका फ़ोन बंद है और उसकी दोस्ती है अभिजीत से, और वो अभिजीत के पास ही गई थी जिसका होटल है सिटी पॉइंट। अब पुलिस स्टेशन में उस वक्त वो पुलिस वाले भी मौजूद थे जो जब वो मर्डर का सूचना मिली थी उस होटल से और वो वहाँ गए थे। उन्हें लगा कि ये क्या बात है कि उस होटल से एक फ़ोन आया था कि एक लड़की की लाश है, और अभी एक लड़की के घर वाले ये कंप्लेंट लेकर आए हैं कि उनकी लड़की लापता है। दिव्या के घर वालों के साथ गुड़गांव पुलिस एक बार फिर सिटी पॉइंट होटल में आई। फिर रिसेप्शन पे कहा गया कि हमें सीसीटीवी फुटेज देखना है, क्योंकि ये अगला दिन हो चुका था। रिसेप्शन वाला आदमी चेंज था, उसे तो कुछ पता ही नहीं था, तो उसने फटाफट सीसीटीवी फुटेज दिखाना शुरू किया। पूरे दिन का फुटेज देखने के बाद शाम को 5 बजे दिव्या अभिजीत और किसी और के साथ इस होटल में एंट्री करती है। तो यहाँ पे पुलिस को ये पता चल गया कि दिव्या होटल में आई थी। उसके बाद आगे की फुटेज ढूंढते 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 तो करीब 11 बजे की एक फुटेज में पुलिस को ये दिखाई देता है कि 2 लोग जो मैंने बताया था, हेमराज और ओम प्रकाश, वो दिव्या को घसीटते हुए होटल के बाहर लेके जा रहे हैं। लेकिन अभिजीत ने चालाकी करते हुए होटल के बाहर की लाइट्स ऑफ कर दी थी ताकि बाहर के सीसीटीवी में कुछ न दिखाई दे, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत उसमें दिखाई दे रहा था। उसकी BMW कार में इन दोनों ने लाश को रखा। उसके बाद जो अभिजीत ने 2 लोगों को, रवि बंगा और वो गिल था जो उनको बोल रखा था कि लाश को ठिकाने लगाना है, वो लोग गाड़ी को ले गए। अब पुलिस के लिए ये था कि लाश गई कहाँ और ये जो लाश को ठिकाने वाले लोग हैं वो कहाँ हैं। अब उनको ढूंढने में पुलिस को बहुत मेहनत करनी पड़ी, बहुत दिनों की मेहनत। करीब 3 दिन के बाद वो BMW कार पंजाब के शहर पटियाला से मिली। अब वहाँ भी पुलिस ने देखा नहर के पास वो कार थी, नहर में गोताखोरों ने देखा, कहीं पे दिव्या की बॉडी नहीं मिल रही थी। अब पुलिस के हाथ में कातिल था और उसकी मदद करने वाले वो दोनों लोग थे, हेमराज और ओम प्रकाश। लेकिन लाश को ठिकाने वाले 2 लोग पुलिस की पहुंच से दूर थे और लाश अभी तक पुलिस को नहीं मिली थी। 11 दिनों की मेहनत के बाद, जद्दोजहद के बाद हरियाणा के एक शहर से ये बॉडी मिली, क्योंकि वो नदी का फ्लो कुछ ज़्यादा होता है। भाखड़ा का एक वो कनाल होता है जिसमें पानी का फ्लो बहुत ज़्यादा होता है। तो लाश बहते बहते पंजाब से हरियाणा के एक गाँव में चली गई थी, जहाँ से ये लाश बरामद हुई। उसके बाद वो उसका पोस्टमार्टम हुआ, उसके सर में गोली लगी थी और लाश घर वालों को दी गई, उसका अंतिम संस्कार हुआ। दोस्तों, इस तरह की बहुत सी घटनाएं होती हैं। किसी बुजुर्ग ने कहा है कि किसी भी सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता है, और शॉर्टकट में कोई भी चीज़ जो आप हासिल करते हो उसके लिए आपको कोई ना कोई गलत तरीके का इस्तेमाल करना पड़ता है। दिव्या जो देखने में बहुत सुंदर थी, मॉडल थी, उसके सपने बड़े बड़े थे, लेकिन उन सपनों को पूरा करने का जो तरीका उसने इख्तियार किया था वो सरासर गलत था। सपना देखना अपराध नहीं है, लेकिन उनको पूरा करने के लिए अपराध का सहारा लेना ये बिल्कुल भी ठीक नहीं। दिव्या खुद मर गई और उसके साथ उसके घर वालों के सपने भी मर गए जो उन्होंने दिव्या के लिए देखे थे। अभिजीत जो एक शादीशुदा इंसान था, जिसे इस तरह का कोई कदम नहीं उठाना चाहिए था, लेकिन उसने उठाया। उसके साथ साथ वो शराब और कोकीन का आदी भी था। शायद इसी नशे की धुन में उसने ये मर्डर भी कर दिया हो, क्योंकि नशे की हालत में गुस्सा कहाँ जाता है, इंसान का कंट्रोल उस गुस्से पे रहता ही नहीं। क्राइम की कहानियाँ सुनाने का मेरा मकसद ये बिल्कुल नहीं है कि आप लोग डर जाएं, आप लोग सहम जाएं। बस मैं चाहता हूँ कि आप लोग सावधान रहें ताकि अपना और अपनों का ख्याल अच्छे से रख सकें। क्राइम की और कहानियाँ सुनने के लिए आप लोग मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें और क्राइम वॉल्ट को देखते रहें। मिलेंगे अगली कहानी के साथ, तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद।